हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। सो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने ये टर्म सुनी होगी क्योंकि दिस टर्म बार बार यूज होती रहती है हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर हमको समझना और इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के बेस पर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारे आइडियल्स है, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है, उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे कि हाउ इट इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, एंड इसके कैसे अलग अलग केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट दी सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कैसे इस थ्योरी को हम आज की डेट में इसकी रेलेवेंस देखते हैं। ठीक है, सो जो इसका कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शंकरी प्रसाद के केस में इसको हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन ये उठा था कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं क्या वो लॉ की डेफिनेशन में फॉल करेगा एज पर आर्टिकल 13। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू था कि whether the constitutional amendments which are done by the parliament, can those amendments fall under the category of law as per article 13. So इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया that the power of the parliament to amend the constitution under article 368 also includes the power to amend fundamental rights. ठीक है, तो बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं वो आपके इसमें फॉल करेंगे अंडर आर्टिकल 368, ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 13 में सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज का ही बेसिकली कंसेप्ट दे रखा है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होते हैं एज पर आर्टिकल 368 वो इसमें फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट्स। ठीक है, और इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि दैट दे कैन एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 368 के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद जो केस आया था हमारा सज्जन सिंह वाला केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1967 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली शंकरी प्रसाद के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया, एंड बेसिकली यही पोजीशन थी कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन हम देखते हैं कि फेमस गोलकनाथ केस आया था 1967 में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के जजमेंट को ओवर रूल करके ये बताया कि जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं 368 का, वो आपका आर्टिकल 13 के लॉ की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इसलिए आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते, या पार्लियामेंट बेसिकली कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। ठीक है, बेसिकली पार्ट 3 को ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती पार्लियामेंट विच वायलेट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर स्टैंड इन दैट केस the constitutional validity of 17th Amendment Act 1964 which inserted certain state acts in the 9th schedule was challenged. ठीक है, so Supreme Court ruled that the fundamental rights are given a transcendental and immutable position and hence the parliament cannot abridge or take away any of these rights. ठीक है, so इसके बाद में after this verdict सुप्रीम पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया। ठीक है, दैट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, और इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये पावर दे दी कि दैट दे कैन एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 368 बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368, एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी ए लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, सो 17th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने खुद को ये पावर दे दी कि दैट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की डेफिनेशन होगी या उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आपके आर्टिकल 13 की लॉ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, देन हमारा एक हिस्टोरिक जजमेंट हम देखते हैं विच इज केशवानंद भारती केस 1973 वाला, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस को ओवर रूल कर दिया और ये बोला कि Parliament has power to take away any of the fundamental rights which are given under Part 3, but जो भी ऐसे लॉज बनाए जाएंगे उसमें पार्लियामेंट जो है वो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा इंटैक्ट रखेगी और उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती या उनको टेक अवे नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड
stated that parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental rights and laid down a new doctrine of basic structure, ठीक है, जिसको basic structure या basic feature भी बोला जाता है, ठीक है. So this means that the parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms a part of the basic structure. So जो भी हमारे fundamental rights दे रखे हैं हमारे पार्ट 3 में या हमारे प्रीएम्बल में जो भी important principles enshrined है वो भी basically आपके fundamental माने जाते हैं and they are considered to be basic feature of the constitution and therefore उनको आप alter या abridge नहीं कर सकते, ठीक है. This means that the parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms a part of the basic structure, ठीक है. फिर बेसिकली इस डॉक्ट्रिन को इंदिरा नेहरू गांधी केस में भी इसको अप्लाई किया था 1975 में, जहां पर ये बताया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर आल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है. देन इसके बाद में पार्लियामेंट इनेक्टेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके थ्रू पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 एंड 5 को इंसर्ट किया एंड आर्टिकल 13 में भी क्लॉज 4 को इंसर्ट किया और ये बताया कि जो भी पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स होती है अमेंडमेंट करने की एंड कोर्ट डज नॉट हैव एनी पावर टू चैलेंज सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स रहेगी, ठीक है. एंड ऑल्सो डिक्लेयर दैट देर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. फिर इसके बाद में ये भी हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए ये बोल दिया कि लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग इज ऑल्सो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि आप कोर्ट्स के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि दैट दे कैनॉट चैलेंज एनी एक्ट विच हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड देयरफॉर the limited amending power of the parliament is also a basic structure feature, ठीक है. Indeed, a limited amending power is one of the basic features of the constitution and therefore the limitations on that power cannot be destroyed, ठीक है. In other words, parliament cannot under article 368 expand it amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the constitution or to destroy its basic features. देन हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है या बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के थ्रू कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पार्ट 3 को प्रोटेक्ट करने की बात कही है ओवर एंड टाइम एंड अगेन. सो इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, ठीक है. ऐसे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं बताई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हम अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म पार्ट करते हैं, ठीक है. तो उसमें फर्स्ट आ जाता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड आ सकता है sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity, third is secular character of the constitution, fourth is separation of powers between legislature, executive and judiciary, fifth is federal character of the constitution, sixth is unity and integrity of the nation, seventh welfare state, judicial review, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताएंगे कि रिसेंटली 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया था, जहाँ पर बेसिकली ये बताया था कि जुडिशरी के पास ही पावर रहती है जजेस को अपॉइंट करने की. सो यू कैन टाइप द नेम ऑफ द केस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 and 142 and last is powers of the high court under article 226 and 227. so basically ये लिस्ट जो हम अभी देख रहे हैं ये भी कोई लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें अलग अलग और भी कोई फीचर्स हो सकते हैं जो बेसिक नेचर के माने जाते हैं और उसको कभी भी पार्लियामेंट जो है उनको वायलेट नहीं कर सकती या उनको एब्रिज नहीं कर सकती बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. सो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू.